दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला प्रचंड बहुमत। भाजपा 48 सीटों पर विजयी। 22 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का नहीं खुला खाता। पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों का जताया आभार। दिल्ली में भाजपा के 26 साल बाद सत्ता में लौटने पर हरियाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को दी मंजूरी। युवाओं के लिए नए अवसरों के तहत स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8,800 करोड़ रुपए मंजूर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव नई दिल्ली में नीति आयोग की समीक्षा बैठक में हुई शामिल। कहा, राज्य में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार किया जा रहा है मजबूत। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। कुल 70 सीटों में से भाजपा के खाते 48, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी 26 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। उसने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भाजपा के प्रमुख विजेताओं में नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा, करावल नगर से कपिल मिश्रा, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, मोती नगर से हरीश खुराना शामिल हैं। भाजपा के अन्य विजेता शकूर बस्ती से करनैल सिंह और कस्तूरबा नगर से नीरज पसोया हैं। वहीं प्रमुख सफल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में सदर बाजार से सोमदत्त, बाबरपुर से गोपाल राय, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, कोडली सीट से कुलदीप कुमार, तिलक नगर सीट से जरनैल सिंह, बल्ली मारान से इमरान हुसैन, तुगलकाबाद से सहीराम, सुल्तानपुर माजरा निर्वाचन क्षेत्र से मुकेश कुमार अहलावत, किरारी से अनिल झा, सीलमपुर से चौधरी जुबेर अहमद और चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी शामिल हैं। दिल्ली में हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी को मिले शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए वे दिल्ली वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह भाजपा की गारंटी है कि पार्टी दिल्ली के विकास, जनजीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की भूमिका प्रमुख हो। प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर गर्व है, जिन्होंने कड़ा परिश्रम किया और उत्कृष्ट परिणाम हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी और भी अधिक दृढ़ता से काम करेगी और दिल्ली के लोगों की सेवा करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया। वो जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। आज के ऐतिहासिक दिन दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन, जिसने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया और दिल्ली में कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सामाजिक कल्याण की गारंटियों पर पक्की मुहर लगा दी। परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे। दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्थित भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में
कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 11 साल से त्रस्त थी और अब उसने आप पार्टी को हराकर अपना गुस्सा निकाला है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में अपना विश्वास जताया है। जनता ने जो जनादेश दिया है उससे दिल्ली की जनता को आने वाले समय में सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी और उनकी प्रगति में उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले कही थी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार वह बार बार गठबंधन करते और फिर लड़ते हैं, ऐसे में उन पर जनता का विश्वास नहीं है। एक एक करके सब प्रांत उन्होंने खो दिए हैं। बचे हुए जो दो तीन प्रांत है वो भी आने वाले चुनाव में खो देंगे। यानी दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हमको लगता है धीरे धीरे जिस प्रकार का उनका गठबंधन और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ पहले गठबंधन करते हैं फिर लड़ते भिड़ते हैं, उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। एक एक करके सब प्रांत उन्होंने खो दिए हैं। बचे हुए 2-3 प्रांत हैं, उनके अंदर भी अगले चुनाव के अंदर उनका कहीं नामो निशान बचेगा नहीं। केजरीवाल के काले कारनामे बहुत हैं और जो झूठ बोलने का उनका एक आदत और स्वभाव कि जनता के सामने सबजबाग खड़े करने, बाद में माफी मांग लेनी। वहीं दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत का जोश कार्यकर्ताओं के चेहरे से साफ नजर आया और उन्होंने ढोल थाप पर नाच गाकर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और सबके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसे हुए हैं। खुद चुनाव लड़ा और लगभग 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। अब धीरे धीरे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहरा रहा है और सभी के दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी हैं, मनोहर जी हैं। मोदी और मनोहर की जोड़ी एक हिट जोड़ी है और हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आने वाले समय में आप देखना पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पूरे देश के अंदर परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अपने देश और प्रदेशवासियों को भाजपा की इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस बधाई का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस प्रकार हमारे हरियाणा में भी तीसरी बार ये जो सरकार बनी है भाजपा की और दिल्ली में 25 से 26 सालों के बाद जो हमारी भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा आई है, इसकी प्रचंड जीत की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए बहुत खुशी और बड़े गर्व का विषय है कि यहाँ पे जो दिल्ली में जो ये कहा जाता था कि भी यहाँ पे भाजपा नहीं आएगी, आज वहाँ पे भाजपा आई है। इधर प्रदेश की ऊर्जा, श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की हार के साथ ही झूठ और फरेब की राजनीति का सफाया हो गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद मुफ्तवादी सियासत का अंत हो रहा है। अब देश में साफ सुथरी सियासत हो रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। कांग्रेस अब इस देश में जीरो है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का जलवा सर चढ़कर बोल और आम आदमी पार्टी की हार के बाद, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। देश की राजनीति में की सफाई हो रही है, साफ सुथरी राजनीति हो रही है। ये जीत मोदी जी की जीत है। मोदी जी को जय श्री राम। हाँ, दिल्ली के समझदार लोगों ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कांग्रेस इस देश में अब जीरो है।
दिल्ली में 26 साल बाद हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अपने कार्यकर्ताओं के संग जलेबी खाकर इस जीत का जश्न मनाया। भाजपा की इस भव्य जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा का अंत हुआ है और लंबे समय बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली और हरियाणा की जनता का आभार जताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की भ्रष्ट और झूठ की राजनीति को करारा जवाब दिया और भाजपा पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया और केजरीवाल की झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति की दुकान पर ताला लगाने का काम किया है। पीएम मोदी की नीतियों को जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर साफ कर दिया है कि जनता अब झूठ और भ्रष्टाचार को नहीं बल्कि विकास की राजनीति को तवज्जो देती है। यमुना मैया का आशीर्वाद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो आस्था व्यक्त करते हुए दिल्ली की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं दिल्ली की तमाम जनता जनार्दन का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। कि बहुत लंबे समय से जो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की जो सरकार रही, उसने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से गुमराह करते हुए, भय का वातावरण बनाते हुए, बड़ी बड़ी झूठ बोलते हुए जनता को काफी दिनों तक गुमराह करके रखा। और जो जलेबी हरियाणा से शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र में भी बटी और जहां जहां उपचुनाव हुए थे, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी जलेबी बटी थी। ये हरियाणा की जलेबी दिल्ली में भी बटेगी, इस बात की खुशी दिल्ली वालों को है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, ये जलेबी जो हमारा घरेलू प्रोडक्ट है, लोग तो घरों में भी बना के बांटेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर हिसार के कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने लड्डू बांटकर ढोल बजाकर जश्न मनाया। जश्न में शामिल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकास की राजनीति पर दिल्ली की जनता ने मुहर लगाई है। हमने दिल्ली की जनता से वही वादे किए जो हम पूरा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा के निकाय चुनाव में भी जीत का दावा कर दिया। दिल्ली की जीत के लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है इसके लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व बधाई का पात्र ही है। दिल्ली की जनता भी और दिल्ली के जो लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, ये सारे दिल्ली की जीत के लिए बधाई के पात्र हैं और दिल्ली में एक नई राजनीति का अब आगाज हुआ। अब दिल्ली की जीत ने ये तय कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर विश्वास करती है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास करती है। इसलिए निगम चुनाव में, हरियाणा के निगम चुनाव में सब जगह कमल का फूल। इस दौरान पूर्व मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि 26 साल बाद दिल्ली में कमल का फूल खिला है। दिल्ली की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भाजपा को भारी बहुमत मिलने पर दिल्ली वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। आप पार्टी की करारी हार उनकी झूठ फरेब की राजनीति की हार है। एक सपना था 400 पार का। दिल्ली जीतने के बाद हमने 400 पार का सपना पूरा किया और देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, राजधानी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात हो, चाहे वो बजट की बात हो, किसी भी फील्ड को अगर हम लें तो हर फील्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को धाराशायी किया और जितनी भी रीजनल पार्टी थी उनको धाराशायी किया। और 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ उनका जो नेता, सो कॉल्ड नेता, जिसने भ्रष्टाचारी की सीमा को लांघ दिया था, जो हर तरह से दिल्ली के लोगों को जहर पिलाने के लिए तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत 1,942 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जन शिक्षण संस्थान के तहत 858 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। में ये सारे के सारे जैसा आपको बताया कि व्यक्ति को और इंडस्ट्री को दोनों को जो जरूरत है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो मुझे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अनुसार स्किल मिल सके, ये मैपिंग करने का निर्णय आज लिया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सफाई कर्मचारी आयोग की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सफाई कर्मचारी आयोग को 3 सालों के लिए विस्तार दिया गया है, जिसके लिए आयोग पर 50.91 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी बना हुआ है, उसको आज 3 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन दिया गया। और इसमें बहुत ही ध्यान दिया गया कि हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 50 करोड़ का 51 करोड़ का खर्चा इस पे आएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीसरे महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट की बैठक में साउथ कोस्ट रेलवे के रूप में नए जोन बनाने की स्वीकृति दी गई। इससे दक्षिण तट रेलवे जोन से रेलवे परिचालन में दक्षता बढ़ेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे में रायगढ़ में नया रेलवे डिवीजन स्थापित किया जाएगा। साथ ही वॉल्टेयर डिवीजन के प्राचीन नाम को बदलकर अब नया नाम विशाखापट्टनम रेलवे डिवीजन रखा गया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट इस साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बनने से पूरा होता है। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें रायगढ़ एक नया डिवीजन क्रिएट किया गया है। रायगढ़ नया डिवीजन ईस्ट कोस्ट के रेलवे की एफिशिएंसी के लिए, ओवरऑल पूरे रेलवे नेटवर्क की एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इसमें बड़ा निर्णय ये है कि वॉल्टेयर जो कि कॉलोनियल नाम था, विशाखापट्टनम वाइजैक जिसको कहते हैं हम, ये विशाखापट्टनम को अपने खुद के नाम के साथ नहीं जाना जाता था, वॉल्टेयर के नाम से जाना जाता था। वो कॉलोनियल नाम भी आज हटा के उसका फैसला लिया गया। इस रेलवे डिवीजन का नाम रहेगा विशाखापट्टनम रेलवे डिवीजन। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की समीक्षा बैठक में कहा कि हरियाणा में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए नीति आयोग से कोई विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेडिकल हब बनाने का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार भी राज्य में लगातार चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। हरियाणा सरकार हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में फिट इंडिया मूवमेंट को भी सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क डायलिसिस की सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए सालाना की निःशुल्क इलाज सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने नीति आयोग में हरियाणा का मजबूती से पक्ष रखा और राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित कृषि सांख्यिकी 2025 की राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि कृषि आंकड़े कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जाए तो प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से खत्म किया जा सकता है, जो कि सभी के सहयोग से संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल हमारी खाद्य सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती, बल्कि यह देश के लाखों किसानों के जीवन का आधार भी है। कई क्षेत्रों की भूमि को
कृषि उपज के अनुकूल ही विकसित किया जाना चाहिए और विशेषकर लवणीय भूमि पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो किसानों को पैदावार बढ़ाने की बजाय जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करें। अंदर खेती का बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ खेती से अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन अभी भी हरियाणा प्रांत के अंदर 9 लाख एकड़ के अंदर ईबीएल सेम है। हम उससे मुक्त करा सकते हैं इसको। सेम से मुक्त होगा तो खेती की पैदावार बढ़ेगी। कुछ एरिया में पानी का फर्क है, नमकीन भी है, कहीं ठीक भी है, कहीं मीठा है, लेकिन अलग अलग हरियाणा प्रांत के अंदर अलग अलग फसलों का भी एक महत्व है। अब किसी एरिया में कोई फसल है, किसी में कोई है, तो उसी तरीके से हमने उसको डेवलप करना चाहिए। इस मौके पर कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर मुंद्रू, निदेशक राज नारायण कौशिक, विशेष सचिव मनीष नागपाल, संयुक्त निदेशक आर.के. सोलंकी और राजीव कुमार मिश्रा, कृषि मंत्रालय से पल्लवी सहित अन्य कई अधिकारियों ने कार्यशाला में विचार और अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे और छात्राओं को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने और तनाव मुक्त रहने को लेकर सुझाव भी देंगे। बहुप्रतीक्षित परीक्षा पे चर्चा 2025 का आयोजन 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को तनाव मुक्त और सहज तरीके से कैसे हल किया जाए, इस पर सुझाव देते हैं। छात्र परीक्षा पे चर्चा के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। परीक्षा पे चर्चा मुख्य तौर पे जब भी बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तो प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम करते हैं और इसके माध्यम से वो विद्यार्थियों से जुड़ते हैं और इसमें मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है और वो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि हमें सहायता करती है परीक्षा के दौरान पे। हर साल की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये जुड़ते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें परीक्षा के लिए कैसे तैयार होना है, हमें तनाव से कैसे मुक्त होना है और हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 10 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है और वो कई चीज़ें हमें ऐसी बताते हैं जिनसे हमारा बहुत लाभ होता है। सिरसा जिला प्रशासन के प्रशासन से परिचय नामक अभियान से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी न केवल प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि उन्हें जिला की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उत्पाद बनाने की प्रक्रिया का भी ज्ञान हो रहा है। इस अभियान के तहत अब तक ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 60 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। प्रत्येक स्कूल से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 5 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन से अवगत करवाया जाता है। इन विद्यार्थियों को समाधान शिविर, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद, जिला राजस्व अधिकारी, राइस मिल, वीटा मिल्क प्लांट, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय ई दिशा केंद्र में ले जाया जाता है। इस कड़ी में विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर उनसे निबंध भी लिखवाए जाएंगे। अपने पास बुलाते हैं और उनको डीसी ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका विजिट कराते हैं, चाहे वो सीओ जिला परिषद का ऑफिस हो, डीएमसी का ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर डीआरओ का ऑफिस हो, तहसील का ऑफिस हो, सक्षम केंद्र का ऑफिस हो। और इसके उपरांत जो है दूसरे दिन ये बच्चे जो हैं हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल साइट्स हैं सिरसा में, चाहे वो वीटा मिल्क प्लांट है, दीपम इंडस्ट्रीज हैं, राइस मिल्स हैं, यहाँ पे जाते हैं ताकि वो समझ पाएं कि डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्या काम चल रहा है, कि बच्चों को जो है इस बारे में पता लगे कि गवर्नमेंट विभाग जो है कैसे अपनी सर्विसेज आगे सिटीजन्स को देते हैं। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि उनका यह अनुभव अनूठा रहा है। पहली बार अधिकारियों से सीधे मुलाकात कर संवाद किया। हमने विभिन्न कार्यालयों में जाकर प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा है।
ई दिशा केंद्र के अंदर गए, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनवाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक कागज होते हैं उनके बारे में, और किस प्रकार कागज बन के आते हैं, किस प्रकार उन पर कार्य किया जाता है और किस प्रकार कौन कौन से फार्म हमें अप्लाई करवाने पड़ते के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम म्युनिसिपल काउंसिलिंग में गए, जिसमें हमारा परिचय जयवीर सर से हुआ और उन्होंने हमें बताया कि कैसे डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाता है और कैसे उनका यूज़ और रिसाइकलिंग किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद हम मिनी सेक्रेटरीट में गए, जहाँ पर हमने प्रशासन में शिथिलता देखा कि कैसे वहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न विभागों से अधिकारी आते हैं और कैसे लोग अपनी समस्या उनके सामने लेके आते हैं। हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा ये दो दिन का कार्य है और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखाएगी, जैसे कि हमें पटवार भवन में ले गए और वहाँ पर हमें बताया कि पटवारी के कैसे कार्य होते हैं, जमाबंदी और ये सारे बताए गए। और उसके बाद हमें राइस मिल में ले गए और उसमें हमें राइस की प्रोसेसिंग के बारे में पता चला। अरावली पर्वत श्रृंखला में शरद भूमि के पुनर्वास, भूजल स्तर में बढ़ोतरी, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कल के दिन का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के नक्शे पर गुरुग्राम तीव्र गति से बढ़ता एक आधुनिकता का शहर है, जिसमें विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के समानांतर हमें ग्रीन डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा। इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि यदि हम प्रकृति को उसके तरीके से धैर्यपूर्वक रूप में विकसित होने देंगे तो निश्चित रूप से मानव जाति को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्र को सांस देने के साथ साथ रेगिस्तान को भी बढ़ने से रोकती है। ऐसे में अरावली के संरक्षण को लेकर सामूहिक प्रयास में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रकृति और जल संरक्षण को लेकर मिशन लाइफ व एक पेड़ मां के नाम जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की बढ़ती सहभागिता ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया है। केंद्रीय मंत्री ने अरावली क्षेत्र में हो रहे शरण पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें अरावली क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में देखना होगा। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हम हरियाणा वासियों का सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली और नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक हरियाणा की धरती पर विस्तारित है। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति सब पर्यावरण पर निर्भर करती है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर विमुख हो गए हैं, जिसके दुष्परिणाम हमारी आगामी पीढ़ियों को देखने को मिलेंगे। उधर भिवानी जिला के गांव डाढ़ा नरसान के राजकीय उच्च विद्यालय के कार्यवाहक मुख्य अध्यापक सुरजीत शर्मा द्वारा नकल उन्मूलन के लिए बनाई गई वीडियो को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने रिलीज किया। 1500 स्कूलों को वीडियो ऑनलाइन दिखाया गया। इस मौके पर शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि सुरजीत शर्मा के द्वारा बनाया गया वीडियो छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और नकल उन्मूलन में मार्गदर्शन का काम करता है। उनकी मेहनत और लगन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर छात्र छात्राओं तक इसका प्रचार करेगा। उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए और टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया नकल विरोधी अभियान के लिए, जिसके विषय में आज उन्हें हमारे बोर्ड को दिया है कि इसको पब्लिसाइज किया जाए, सभी स्कूलों में बच्चों को भेजा जाए, जिससे बच्चे मोटिवेट हों और नकल के प्रति उनका रुझान ना रहे। दूसरा एक बात मैं और बताना चाहूँगी, सुरजीत शर्मा जी ने जो वीडियो बनाया है बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया है, बहुत अच्छा है, जिससे हमें बोर्ड को भी फ़ायदा बहुत होगा और बच्चों को भी इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वहीं सुरजीत शर्मा ने कहा कि नकल बच्चों के लिए मीठे जहर के समान है और उन्होंने यह अनुभव अपने अध्यापन कार्य के दौरान किया है। देश में किसी भी शिक्षा बोर्ड के पास नकल उन्मूलन के लिए सहायक सामग्री की कमी है, जिससे बच्चे नकल उन्मूलन के लिए प्रेरित नहीं हो पाते। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा बोर्ड के लिए यह वीडियो बनाकर तैयार किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से नकल उन्मूलन के लिए सहायता मिलेगी और देखने वाले छात्र छात्राएं इससे प्रेरित होंगे। नकल जो है बच्चों के लिए जहर का काम कर रही है और उससे छुटकारा पाने की जरूरत। सभी बोर्ड जो है वो प्रशासनिक तौर पर तो नकल रोकने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन बच्चों को बचपन से ही मोटिवेट करने के बारे में इस बारे में कोई बोर्ड अभी तक इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया।
पूरी मेहनत से ये वीडियो तैयार कर पाए। और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को बचपन से ही मोटिवेट करें कि भाई वो नकल ना करें। मेरी सभी अभिभावकों से भी और पंचायत सदस्यों या जो सामाजिक संस्थाएं उनसे हमने अपील की है इसके माध्यम से कि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि ये जो नकल है वो उनके भविष्य को खराब करती है। और मैंने ये अपने लेवल पे ये वीडियो बनाकर हरियाणा बोर्ड को सौंपा है ताकि बोर्ड जो अपनी वेबसाइट पे डाले और हर अपने जो ग्रुप है उसमें डाले ताकि बच्चे प्रेरित हों। और आज का जो हमारा अभियान रहा है, मैं माननीय श्री अजय चोपड़ा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस वीडियो को नकल उन्मूलन अभियान में शुरुआत में ही चलाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।